बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनकदर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एक आधे रास्ते में छोड़े गए नावल की ही एपिसोड की रीडिंग, क्योंकि एक रीडर ने रिक्वेस्ट करी जी थी कि ये उनका फेवरेट नावल है और इसको प्लीज़ रीड किया जाए, इसको हाफ रास्ते में ना छोड़ा जाए। सो हेयर द सिक्स पार्ट ऑफ द नावल सुनो ना संगमरमर इस कलम ही नासद। ओके, तो बाकी यार प्लीज़ दुआ कर दो पेपर्स बहुत अच्छे से गुजर जाए, फिर अच्छे से भी अच्छी बॉम्ब ब्लास्टिंग आपको 21 को एपिसोड देंगे नावल नेम कलबेज़र की। ओके, तो बाकी दुआ ही कर दो यार मेरे लिए, राइटर के लिए, कि हम दोनों पास हो जाए और अच्छे से पेपर्स हो जाए, और बाकी जिनके भी पेपर्स हो रहे हैं अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पेपर दो। ये सब तो साथ साथ चलता रहेगा। नावल नेम सुनो ना संगमरमर इस कलम हिना असद, और आज हम करने जा रहे हैं 6th पार्ट की रीडिंग। सब मुस्कुराहट जब कहते शादो फरहान दिखाई दे रहे थे। लड़कियां हंसी ठिठोलों में मगन थी। औरतों ने अपनी अलग महफिल जमाई हुई थी। सरदार मुंशी साहब ने सरदार फलक बलोच के कान के पास आकर इन्हें सिरगोशीनुमा आवाज़ में हाथ किया। हाँ बोलो सरदार, आपने मुझे हुक्म दिया था कि सरदार दिलावर बलोच से आपकी मुलाकात का वक्त मुकर्रर कर लूँ, तो मैंने इस रात को सरदार दिलावर बलोच को आपका पैगाम पहुँचा दिया था। पहले तो इसने इनकार कर दिया, मगर आप फ़ोन पे कह रहे हैं कि गाँव के बॉर्डर पर मिले जहाँ हमने लकीर खींची थी। ठीक है, तुम गाड़ी निकालो, मैं आ रहा हूँ। हाँ रुको, एक और बात। उन्होंने इसे रोक कर कहा। जी सरदार। मुंशी साहब ने झुक कर पूछा। मेरी और दिलावर की मुलाकात का यारम हाथ और आतिश में से किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी और दिलावर की दुश्मनी की आंच मेरे बेटों पर आए। वो दो टोक अंदाज में बोले। जो हुक्म सरदार। वो मोतिब अंदाज में बोलकर बाहर की तरफ बढ़ गया। यारम मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, मैं बस थोड़ी देर तक वापस आता हूँ। वो यारम के शाने पर हाथ रखकर बोले। मगर बाबा साईं, इस वक्त कौन सा ज़रूरी काम है? वो इसने हैरानगी से इस्तफसार किया। तुम्हें नहीं पता? इस बारे में आकर तफसील से बताऊंगा। तुम अपनी दुल्हन पर ध्यान करो। उन्होंने मुस्कुरा कर इसके तवज्जो चाहत पर दिलाई और तेजी से कदम उठाते बाहर निकल गए। यारम बलोच ने चाहत को देखा जो ज़मीन पर बैठी सस्सी को अपनी मेहंदी दिखा रही थी और इससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो रवायती दुल्हनों की तरह बिल्कुल भी शर्माने वाले काम नहीं कर रही थी। लापरवाह सी, कैलेंडरी सी, शोहो चंचल हसीना। काश तुम हमेशा यूं ही मेरी नज़रों के सामने रहो और मुस्कुराती रहो। यारम की गहरी नज़रों ने इसका काफ़ी देर तक जायजा लिया था। सस्सी, तूने तो रात मीना की मेहंदी पे कमाल गाने गाए, यहाँ भी कुछ सुना दे। एक औरत ने सस्सी को देखकर कहा। तुझे गाना आता है? ज़रिश बलोच ने अचंभे से इसे देखते पूछा। जी बस थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। वो हजाले से सर झुकाए बोली। आतिफ बलोच और हाल बलोच भी यारम के साथ आकर बैठ गए थे। वैसे तो बहुत धुनें बजाता है, आज नहीं बजाएगा कुछ? यारम ने हाथ की रत देकर कहा। मैं सिर्फ बजा सकता हूँ, गाने की उम्मीद मुझसे मत रखना। हाल बलोच ने शाजिया से कहकर अपना सरोस मंगवाया। अपना आतिश भी तो कुछ हिस्सा डालेगा ना, आज ये कुछ सुनाएगा। इसने अपने दाएं जाने बैठे हुए आतिश की तरफ देखकर कहा। भाई इतनी अच्छी आवाज़ नहीं मेरी, क्यों सबके सामने बेइज्जती करवानी है? यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन में तो तेरी सिंगिंग की धूम मची थी, अब क्यों घबरा रहा है? हाथ ने से कहा। सस्सी सबको मिठाई खिला उलाकर ज़रिश बलोच ने इसे कहा तो उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो किचन से निकलने लगे, एक बार फिर से आतिश बलोच के चौड़े सीने से टकरा गए। इसने अपनी बल्लोरी हैरत ज़दा आंखों से इसे देखा। दिल एक बार फिर से दगा दे गया और धड़कनें बेकाबू हुई। इस देवकामत को देखने के लिए सस्सी को सर काफ़ी ऊपर उठाना पड़ा। सस्सी बमुश्किल इसके शाने तक पहुंचती थी। इसके अंदर क़यामत बरपा थी। आतिश बलोच ने तफसीली निगाहों से इसका जायज़ा लिया। जो आज आतिशी गुलाबी रंग के घाघरे में आतिशी गुलाबी कांच की चूड़ियाँ पहने सीधा इसके दिल में उतर रही थी। ये वही चूड़ियाँ थी जो आतिश बलोच ने सस्सी को मेले में लेकर दी थी। आज इसने इसे अपने गोरी कलाइयों की ज़ीनत बनाया था। वो हैरत का मुजस्समा बनी खड़ी थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वह सादा से अंदाज में बोला, मगर सस्सी को दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर गया। वो खुशी के मारे मरने वाली हो गई थी कि आज इसकी शहज़ादी ने इसे रोककर खुद इसे बात करनी चाहिए। जी मुझसे? वो हैरतज़दा आवाज़ में बोली और 2 कदम पीछे हुई। आतिश बलोच ने देखा वो अच्छा खासा कँपकँपा रही थी। हाथ में मुझे मिठाई की प्लेट भी लर्ज़ रही थी। मैं जिन थोड़ी ना हूँ जिसे सामने देखा तुम यूँ काँप रही हो। वो हल्के-फुल्के अंदाज़ में बोला। नहीं जी, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं डर रही। इसने अपने होश लबों पर ज़ुबान फेंक कर इन्हें तर किया था। आतिश बलोच ने इसकी ये हरकत बखूबी नोट की थी, मगर इसका चेहरे का खौफ इसे अजीब लगा। मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूँ, तो मुझसे डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। वो रसान से उसे समझा रहा था। जी, सस्सी ने इस बात में सर हिलाया। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में जो विचार है, मुझे लगता है वो सिर्फ़ एक कशिश के सिवा कुछ नहीं है। सस्सी ने चौंक कर इसे देखा। इसके सर पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। तो क्या वो जान गया था मेरे दिल की बात? इसने हरासा नज़रों से उसे देखा। तुम इस गाँव में रहती हो, यहाँ पली-बड़ी हो, कभी शहर नहीं गई। अगर गई होती तो आज तुम्हारी सोच मुख्तलिफ होती। वो ठहरे हुए अंदाज में बोल रहा था। ससी यकटक खामोशी से सुन रही थी। शहर में सब मेरे जैसे दिखाई देते हैं, मेरा मतलब पहनावे से है। ये मेरी जीन्स और शर्ट, ये स्टाइल। वो अपने सिल्की बालों में हाथ फेर कर बोला। शहर के सब लोग ऐसा ही करते हैं। तुमने पहली बार किसी को अलग सा देखा तो तुम्हें अच्छा लगा, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे अलग लगा इसीलिए।
वहाँ देखो मेरे दोनों भाइयों को, वजाहत में वो मुझसे कम नहीं है, मगर तुम्हारा दिल मुझ पे ही क्यों आया? सिर्फ़ इस पहनावे और स्टाइल की हैसियत की वजह से? ये एक वक़्ती जज़्बा है, जो गुज़रते वक़्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। वो अपनी तईं से समझा रहा था, मेरे सामने तो सारी दुनिया भी लाकर खड़ी कर देंगे ना सरकार, तो मेरी नज़र सिर्फ़ आप पर ठहरेगी। मुझे इस दुनिया की भीड़ में आपके सिवा कुछ नज़र नहीं आता। पहली बार आपको देखते ही मेरा दिल आपके संग हो गया था। मैं मानती हूँ मैं आपके काबिल नहीं, आप मुझे रद्द करने का पूरा हक़ रखते हैं, मगर मेरे जज़्बातों की वक़्ती कशिश का नाम मत दीजिए। मैं मरूँगी तब ही आपकी मोहब्बत मेरे दिल से निकल सकेगी। वो स्मार्ट अंदाज़ में कहते मिठाई की प्लेट लिए एक तरफ से होकर नहीं बाहर निकल गई, जबकि आतिश-फिरोज़ इसके अल्फ़ाज़ की गहराई में डूब चुका था। मेरे सामने तो सारी दुनिया भी लाकर खड़ी कर देंगे ना सरकार, तो मेरी नज़र सिर्फ़ आप पे ठहरेगी। इसके कहे गए अल्फ़ाज़ अभी तक इसके कानों में सुनाई दे रहे थे। वो भी इसके पीछे-पीछे बाहर निकल आया। इसने सबके सामने मिठाई की प्लेट की तो सबने एक-एक टुकड़ा उठा लिया। सबको देते हुए आतिफ़-फिरोज़ जो आकर यारम के साथ अपनी पहली वाली जगह बैठ चुका था, ससी ने इसके सामने प्लेट की तो मैं मीठा नहीं खाता कहकर उस दूसरी तरफ कर दिया, जबकि ससी इसके रवैये पर दिल महसूस कर रहेगी। इसकी बुरी आँखों में यकलहत नमी चले गई। इसने आँखों में उमड़ आने वाले आँसुओं को पीछे धकेला। किसी के सामने आँखों में उमड़ आने वाले आँसुओं को पीना ही दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन अमर होता है। आतिश ने सरसरी सा ऐसा वापस देखा तो हैरान रह गए। इसकी ज़रा सी बेरुखी भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो क्या वो इसके इश्क में इतना आगे तक निकल आई थी? इसे सस्सी की खुद के लिए मोहब्बत देखकर नाज़ हुआ। सस्सी आप सुनाओ भी कुछ। वो मिठाई सर्व किए फ़ारिग हुई तो किसी ने आवाज़ लगाई। हाथ मलई ने अपने सिरोज़ की तारों से नई धुन छेड़ी तो सस्सी ने अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाया। रात यूँ मैं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आई। जैसे सहराओं पे हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बालन मेरे, मौत का ज़ोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूँ दम निकलता नहीं, क्या करूँ दम निकलता नहीं। शशि आतिश-फिरोज़ की तरफ की आँखों से देखते हुए गुनगुनाई। आतिश-फिरोज़ उठकर ज़रिश-फिरोज़ के पीछे जा खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ का सुर बिखेरा। ये अदा के नज़ाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान ले इग्नोर माय वॉइस क्योंकि मुझे नहीं ये सॉन्ग आता। शशि दीवार के साथ लगकर खड़ी हुई, इसी को देख रही थी। इसके इसका दुपट्टा सर से ढलकर शाने पर गिरा। क्या सँभालोगे तुम मेरे दिल को? क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। वो ज़रीफ बिलौज के थाने पर थोड़े टकाए शशि की तरफ देखा, शरारत से आंख विंक करके गुनगुनाया तो शशि हैरत से दंग रह गई। इसे लगा ये इसका ख्याल था, हकीकत में आतिश पड़ोस ऐसा करेगा वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मेरे नालों की सनकर ज़बाना हो गई मोम कितनी चट्टानें, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल के पिघलता नहीं है। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल के पिघलता नहीं है। सुसीधी नाम आवाज़ में गाने के बोल अदा किए और रोते हुए भागने के अंदाज में हवेली से बाहर निकली। आतिफ फिरोज की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। इसने दिल में अहद कर लिया कि इस प्यारी सी लड़की का मसीनी इम्तिहान नहीं लेगा और आज ही से अपने जज्बात का इजहार कर देगा। मगर दूर बैठी किस्मत इसकी सोच पर कहके लगाकर हंस रही थी। मैं कदों के सभी पीने वाले लड़खड़ा कर संभलते हैं, लेकिन तेरी नजरों का जो जाम पी ले, तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता नहीं है। इसकी नज़रों के सामने हादिया के दिलकश आंखें लहराई तो हाथ रोशनी से याद करते हुए आंखें बंद किया आखिरी फिक्र गुनगुनाया। मामू जान, सरदार फलक बलोच का पैगाम मैंने कबूल कर लिया और इससे वही पुरानी जगह पर मिलने के लिए बुलाया। शमशेर बलोच ने संजीदा अंदाज में सरदार बलोच को खबर दी। फलक बलोच ने मुझे अकेले में मिलने बुलाया है। सरदार दिलावर बलोच ने एब्रोच कहकर खाली अंदाज में पूछा, जी इसने अकेले मिलने बुलाया, मगर आपको कत्ती में से अकेले मिलने जाने नहीं दूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। सरदार शमशेर बलोच ने अटल अंदाज में कहा, कई बरसों पहले इस फलक बलोच ने मेरे पापा का कत्ल कर दिया था। आज मैं आपके सामने ढाल बनकर खड़ा रहूँगा, आपको हल्की सी हराश भी नहीं आने दूंगा। मगर शमशेर, उन्होंने कुछ कहने के लिए लब खोले नहीं मामू जान, मुझे मना मत कीजिएगा, आपकी हिफाजत मेरा अवलीन फ़र्ज़ है। वो इश्तियाल अंगेज़ नज़रों से फलक बलोच के बारे में सोचते हुए बोला, ठीक है, हम अपने कबीले के हम बंदों को साथ लेकर जाएंगे सरदार फलक बलोच से मिलने। वलीमे के अख्ताम पर सभी लोग अपने अपने घरों को लौट के ये लो आतिश मैं तुम्हारे लिए लाई थी। ज़रा बलोच ने एक शाल निकाल कर बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी, मेरे पास पहले ही इतनी थी, तो क्या हुआ, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली, तुम मुझे ये लेकर दिखाओ, बहुत अच्छी है, शुक्रिया मासा।
मैं देख रही हूँ आतिश बलोच, तुम्हारी नज़रें कब से दरवाजे की तरफ हैं? कहीं जाने का इरादा है? जी हाँ, मगर मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। पक्का? इसने भी अपना इनके शाने पर अपना हाथ इनके शाने पर रख कर कहा, चलो भई जाओ। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, थैंक्स, ये हुई ना बात। बेस्ट ऑफ लक भाभी एंड भाई साहब, जाओ चाहे तुम जाकर आराम करो, फिर रात के खाने पे मिलते हैं। आज मुंशी साहब ने एक खाते का रजिस्टर दिया था, इसी का हिसाब किताब चेक करना है। मैं भी ज़रा इसे देख लूँ, कमरे में रखा है। हाथ बलोच भी मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। आप भी सुबह के कामों में लगी हुई हैं, आप भी कुछ आराम कर लें थोड़ी देर। यारुन बलोच इनकी तबीयत का सोच कर बोला, कुछ नहीं होता मुझे, तुम बेफिक्र हो मेरी जान, मैं ज़रा असर की नमाज़ पढ़ लूँ। उन्होंने भी प्यार से यारुन का शाना थपथपा कर कहा और नमाज अता करने के लिए चल दी। कुछ ही देर में 4-5 गाड़ियाँ और एक जीप भरकर सरदार दिलावर बलोच मुख्तस की गई जगह पर पहुँच गए। सरदार फलक बलोच वहाँ पहुँच चुके और अकेले वहीं ठहरे थे। तभी गाड़ियों के टायरों की चिड़चिड़ाहट सुनकर मुड़े और देखा कि सरदार दिलावर बलोच अपनी जीप से बाहर निकले। इसके साथ ही सरदार शमशेर बलोच भी लाल अंगारा आंखों से उसे देखते हुए इसी की तरफ आ रहे थे। सरदार दिलावर और शमशेर बलोच खींची गई लकीर के पास आकर रुक गए। अब वो सरदार फलक बलोच की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को घूर रहे थे, जबकि शमशेर बलोच ने जहर नज़रों से इन्हें देखते हुए साथ झटका। मुझे यहाँ बुलाने का क्या मकसद है तुम्हारा? फलक बलोच दिलावर बलोच ने गिराहट नवा आवाज़ में कहा। क्यों आए हो यहाँ? इसने सर्द लहजे में पूछा। दिलावर बलोच में लड़ने नहीं, कुछ ज़रूरी बात करने और डरने की ज़रूरत नहीं है। वो इसे रिवाल्वर ताने देकर संजीदगी से कहते इसकी तरफ बढ़ा। दिलावर बलोच, मैं चाहता हूँ कि हमारे कबीलों के दरमियान जो नफ़रत की दीवारें हैं इन्हें मिलकर तोड़ डालें। आज मैं यहाँ अमन का पैगाम लेकर हूँ। फलक बलोच ने रसान से इसे अपने यहाँ आने की वजह बताई। हा हा हा। सरदार दिलावर बलोच ने जोरदार कहकर गया, अमन? हमारे और तुम्हारे कबीले के दरमियान अमन? आग और शोले के दरमियान क्या कभी अमन सांस ले सकता है? तुम्हारे दिए हुए जख्म नहीं बुला सकता। मैंने अपनों की लाशें उठाई थी इन हाथों से जिन्हें तुमने कत्ल किया। जब तक दिलावर बलोच की सांसें कायम है, हमारे बीच दुश्मनी की दीवारें कभी नहीं मिट सकती। दर्द सरदार दिलावर बलोच, मैं हमारे कबीलों के दरमियान ऐसी बुनियाद खड़ी करना चाहता हूँ जो अमन और मोहब्बत से बनी हो। फलक बलोच ठहरे हुए अंदाज में बोले, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ पैदा ही नहीं हुई जो कबीलों के दरमियान मौजूद नफरत मिटा सके। वो रौनक अमेज लहजे में बोले, है ऐसी चीज़? सरदार फलक बलोच ने गहरा सांस लेते हुए सरदार दिलावर बलोच ने चौंक कर इसे देखा। हाद और हादिया की मोहब्बत। भला आखिर फलक बलोच दिल की बात पर ज़ुबान पर ले आया। हाद बलोच का नाम सुनकर यकले सरदार दिलावर बलोच की आंखों के सामने चमका हुआ। जब उन्होंने हादिया की हथेली पर मेहंदी से लिखा हाद बलोच का नाम देखा था, वह लम्हों में बात की गहराई तक पहुंच गई। तुम्हारी बेटी हादिया से मेरे बेटे हाद बलोच का निकाह इस दुश्मनी को दीवारों को गिरा देगा। खामोश! सरदार दिलावर बलोच गुस्से में आकर जहरीले सांप की तरह भंकारा। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरी बेटी का नाम अपने बेटे के साथ देते हुए? वो गुस्से से आग गोला होते हुए ऊंची आवाज़ में चिल्लाए। दिल तो कहता है मेरी बेटी का नाम अपनी ज़ुबान पर लाने का वाले की ज़ुबान काट दूँ या तेरी गर्दन काट कर तेरे इस बेटे के हवाले करूँ जिसने मेरी बेटी पर बुरी नज़र डाली। वह एक-एक लफ़्ज़ चबा कर बोला। सरदार दिलावर ने और शमशेर बलोच ने अपने शानों पर मौजूद बंदूकें उतार कर इनकी नाल करो फलक बलोच की तरफ किया। अपनी ज़ुबान को लगाम दो दिलावर बलोच, शायद तुम सच्चाई नहीं जानते कि तुम्हारी बेटी भी मेरे बेटे से मोहब्बत करती है। मैं सिर्फ इन दोनों की वजह से तेरी ये बदज़ुबानी बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं अपनी बेटी का रिश्ता शमशेर बलोच से तय कर चुका हूँ और अगर ना भी किया होता तो तेरे बेटे से तो मार कर भी ना करता। मैं अपनी बेटी का रिश्ता शमशेर बलोच से तय कर चुका हूँ। अगर ना भी किया होता तो तेरे बेटे से तो मार कर भी ना कभी ना करता। अगर तेरी बात में सच्चाई हुई ना फलक बलोच, तो मैं अपनी बेटी की जान इन हाथों से ले लूँगा, लेकिन इसका निकाह तेरे बेटे से कभी नहीं करूँगा। सरदार दिलावर बलोच पुख्ता अंदाज में बोला, तुम्हारी बेटी के दिल में मेरा बेटा एक लफ्ज़ और नहीं। फलक बलोच, शमशेर जो कब से अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए मच रहा था, हादिया के बारे में सुनकर इसका गुस्सा मजीद बढ़ा। इसने अपनी बंदूक फलक बलोच पर तानी और दिलावर बलोच ने भी। इनसे चंद कदम के फासले पर गाड़ियों की ओट में खड़े शख्स ने भी अपना रिवॉल्वर निकालकर निशाना तान लिया और एक अकाबी नज़र इधर उधर दौड़ाई। जब इसे इल्म हुआ कि फलक बलोच और दिलावर बलोच मिलने वाले हैं, तब से इसने हर घड़ी इन पर नज़र रखी हुई थी कि वो दोनों कब मिलते हैं। ये जानकर तो उसे और भी ज़्यादा खुशी हुई कि इसकी बरसों की ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। तो इसने प्लानिंग करने में एक लम्हा नहीं लगा और अब वो वहाँ इन दोनों के पीछे मौजूद था। जिससे बेखबर वो दोनों अपनी बातों करने में मसरूफ़ थे। इन दोनों उनको इश्तियाल में आते हुए देखकर इसने अपनी गन पे गिरफ्त मजबूत की। एक पल के लिए इसके हाथ कँप-कँपाए थे, दिल में भी डर की लहर उभरी, लेकिन दूसरे ही लम्हे नफ़रत इस डर पर गालिब आ गई। इसने ट्रिगर दबा दिया। तभी फ़िज़ा में एक साथ फायर्स की आवाज़ गूंजी और फलक बलोच के जिस्म को एक झटका लगा। सीने और कनपटी से खून का फव्वारा उबल पड़ा। दिलावर बलोच के कबीले वालों ने बेयकीनी से लहरा कर गिरते फलक बलोच की तरफ देखा, जो बेजान होकर पूरी कुव्वत से नीचे जा गिरा। कुछ रहमदिल लोग तेज़ी से दौड़कर उस तक पहुंचे और इसके झटके खाते वजूद को देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
फलक बलोच के मुंह से निकलने वाले आखिरी अल्फाज थे, एक गोली इसकी कनपटी से होती हुई इसकी आंख को ज़ाया कर गई, दूसरा इसका सीना छलनी। इसे सांस लेने में भी वक्त नहीं मिला था और फलक बलोच मौके पे ही दम तोड़ गए। इन्हें पकड़ने वालों के हाथ खून से रंगीन हो गए थे। इस तपे हुए रेगिस्तान में गर्मी की शिद्दत से फड़फड़ाते परिंदे बड़ी जोरों शोर से चीख कर इधर से उधर उड़ रहे थे। दिलावर फरोज फटी फटी नजरों से इसे देख रहे थे, जिसकी आंखों में हैरत और बेयकीनी जम कर रह गई थी। खौफ ने पूरी शिद्दत से इस पर हमला किया। नहीं फलक बलोच, मैंने मैंने नहीं मारा तुम्हें। वो उठा और पलट कर पूरी शिद्दत से भागा था वहां से। सहरा की गोद में झुलसता रेगिस्तान आज पानी से ठंडा ठंड के बजाय खून से रंगीन हो गया था। सूरज ढल चुका था, मगरिब होने वाली थी। रेगिस्तान में हर तरफ अंधेरा फैला था। फिजा में एक भी अजब सी बू फैल रही थी और वो बू थी मौत की, जो फलक बलोच के खुशबूदार वजूद से उठ रही थी। गाड़ियों के ओट में खड़े शख्स ने मुस्कुराकर दिलावर बलोच को वहां से डर के भागते हुए देखा और चलता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। और अरे तितली, ये अकेले कहाँ उड़ती फिर रही है? सची जो हवेली से निकलकर रोती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी, किसी अजनबी आवाज पर मुड़कर इसने देखा। वो शख्स हबासत भरी नजरों से इसे देख रहा था। आज मौका भी है और तन्हाई भी, तो क्यों ना मौके से फायदा उठा ले। वो मक्काराना अंदाज में मुस्कुराते हुए इसके करीब आते इसकी कलाई से पकड़ कर बोला। वह हैरान रह गई। इस तरह के इसके खुले आम जुर्रतमंदाना काम पर दूर रह, मैं तेरी जान ले लूंगी। वह चलाने के अंदाज में बोले। इसके खुद की तरफ बढ़ते हुए कदम देखकर वह रासमीया नजरों से इसे देखने लगा। तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। बड़ी मुश्किल से हाथ आई है। शमशेर बलोच ने उसकी कलाई पकड़ी। इसकी बात सुनकर ससी ने अपने होश खोते लबों पर जबान फेरी। कुव्वत गवाही जैसे सल्ब हुए। शमशेर के हाथ की गिरफ्त बात कहते हुए ढीली हुई। तुम ससी अपनी कलाई इसके गिरफ्त से छुड़वाकर वापसी के रास्ते पर भागी। वो भी इसके पीछे भागा। वो बिल्कुल इसके करीब पहुंच चुका था। वो बस चंद कदमों की दूरी थी। भागते ससी को अपना सांस गले में अटकता हुआ महसूस हो रहा था। या अल्लाह मदद! जैसे खुद की ही आवाज़ अजनबी लगी। गले में जैसे कांटे हो गए थे। अभी तो इस रात का बदला लेना है, फिर तेरे हुस्न को हराज भी तो देना है ना। चल अपने आप आ जा, नहीं तो इस दिन तुझे करीब से देखकर अपने होश गंवा बैठा था। तो तुझे छूकर महसूस करूंगा तो क़यामत ही आ जाएगी। और आज तो अपने से रूप में क्या बिजलियां गिरा रही अपने आशिक पे। वो बरक रफ्तारी से हामती हुई सस्सी तक पहुंच गया और एक बार फिर से इसकी नाजुक कलाई को अपनी कैद में लिया। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इसकी हालत तो यूं थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं वाला हिसाब था। जैसे मुझे जाने दे, तुझे अल्लाह का वास्ता। वो इस क़यामत इंसान का अकेले मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के ख्याल से मिन्नत भरे अंदाज में बोली। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले मुझे तो वो ले लेने दो जिसके लिए मैं कब से तड़प रहा हूँ। इसने सस्सी का रेशमी आंचल इसके सर से खींचकर अपने हाथ में लपेटते वह हमार ज़द आवाज़ में कहा। सस्सी को अपना बिना दुपट्टे के जिस्म कोयलों की माने जलता हुआ महसूस है। शमशेर बलोच ने इसे देकर टीले पर गिराया। सस्सी का सर टीले से लगा तो इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये क्या कर रहे हो हबीस इंसान? वो अपने दुखते हुए सर को दोनों हाथों से थाम कर चलाई। वही जो तुम्हारी इस बेदाग हुस्न ने मुझे करने पर मजबूर किया। इसकी वहशी नज़रें सस्सी को अपने जिस्म के आर पार होती हुई महसूस हुई थी। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे जाने दो। इसके सामने अपने कामते हुए हाथ जोड़कर लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। इसका मरमरी वजूद खौफ के बायस लम्हों में पसीने में नहा गया। खुदा के लिए मुझे बख्श दो। अपनी जानिब से झुकता हुआ देखा वो दहशत से ज़दा आवाज़ में वहशत से चीखी। तेरी आवाज़ निकली तो गलत वाक़ा यहीं तेरा काम तमाम कर दूंगा, समझी? वो इसके जबड़ों को अपनी मुट्ठी में बेंच कर घुराया। इस वक्त इसके लहजे में असदों की सी फंकार थी। वो शदीद मज़ाहमत किए इसकी आंगनी गिरफ्त से खुद को छुड़वाने के लिए मचल रही थी। मैं इस प्यासे सहरा जैसा हूँ, तुम्हारे बदन की खुशबू मुझे सैराब कर देगी। सहरा में प्यासा कुएं के पास आकर लौट जाए, ऐसा कभी होता है? देखा है? वो तंज़िया अंदाज में हंसा। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा और कभी देखोगी भी नहीं। इसने सस्सी के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया, जिससे इसका होंठ फट गया और खून रसने लगा। वो नाजुक वजूद हैरत के मारे झटकों की ज़द में था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो तुम्हारे पाँव पकड़ लूंगी। मैंने जो भी किया इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। वो इसको अपने पर झुकता देख घड़घड़ाई थी। शमशेर बलोच जैसे संगदिल के कागज़ों में माफ़ी का लफ्ज़ शामिल नहीं। वो सफाके से गिराया। सस्सी ने इसके चेहरे को देखा जिस पर इस वक्त शैतानियत ने कब्जा कर रखा था। अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ। क्यों वो हवेली से अकेली निकली? उस सुनसान रास्ते का इंतखाब किया। वो खुद के किए पर मातम करने लगी, मगर अभी इस सबका वक्त नहीं था। वो पल भर में ही होश को मनाजिल तय करती हुई वो वापस हवासों में लौटी। वो कैसे बचाए खुद को? आंखों से बाल बाल बहते आंसू इससे इस शैतान से इसका चेहरा धुंधला गया था। तुम्हारे ये आंसू मेरे इरादों को नाकाम नहीं बना सकते। उसने अपने मजबूत हाथों से सस्सी की दोनों नाजुक कलाइयों को जकड़ा। सस्सी को लगा जैसे किसी दहकते हुए अंगारे ने छू लिया। खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। और मिन्नत भरे अंदाज में इसकी मजबूत गिरफ्त में मिचलती हुई बोली। न जाने इसमें इतनी कुव्वत कहाँ से आई से वो इसे खुद से पीछे धकेलते हुए खड़ी हुई और दूसरी तरफ आ गई। इससे पहले कि वो ज्यादा दूर भाग पाती, शमशेर ने एक ही जश्न में इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींचा। छोड़ दो मुझे जलील इंसान!
इसकी घटिया हरकत पर तिलमिलाए हुए इस बार वो ज़ख्मी नागिन की तरह फंकारी, मुँह बंद रख अपना। वो सस्सी के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ कर बोला और पूरी कव्वत से उसे खींचा। वो पूरी की पूरी हिल कर रह गई। सस्सी का लरज़ता वजूद, आंसू से तारा आँखें, होंठ से खून की हल्की सी लकीर नुमायाँ थी। इसके दूसरे नाकाबिले बर्दाश्त ज़ोरदार थप्पड़ ने इसके रहे सहे हवास में छीन लिया। वो खूब चीख चलाई मगर इस जानवर व इंसान ने इसकी एक भी आहो बका न सुनी। और इसके नाजुक वजूद पर पूरी तरह कब्जा हासिल कर लिया। या अल्लाह मुझे मौत दे दे, ऐसी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है। ससी को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। ऐसा लग रहा था रूह किसी भी वक्त इसके जिस्म से निकल कर कसे अंसरी पर परवाज़ कर जाएगी। इसने फलक शगाफ चीख मारी। इसने सस्ती के वजूद को बुरी तरह रौंद कर इसे घसीटते हुए टेले से नीचे की तरफ फेंक दिया जहाँ से रेगिस्तान शुरू होता था। सस्सी का बेजान वजूद लहराता हुआ रेत पे गिरा। इस हवा की बेटी की हालत देखकर बादल खून के आंसू रोने लगे। नीले बादलों पर यकलह सुर्खी छा गई। हवा ने इसके बरहना बदन को देखकर चीखें मारी थी। हर तरफ तेज झक्कड़ चलने लगे। हवा आंधी का इस तेज़ कदर तेज़ तूफ़ान आया कि सारे रेगिस्तान में रेत उड़ने लगी। इस उड़ती हुई धूल ने सस्सी के बेजान वजूद को ढांप दिया। तेज़ तूफ़ान के बायस खिड़कियों के पट आपस में बजने लगे। कहते हैं किसी मासूम पर जुल्म हुआ तो यूं लाल बादल छा जाते हैं। गांव की एक औरत ने तूफान से डरते हुए अपने घर की खिड़की बंद कर अपने शोहर से कहा, खुदा का कहर बरपा हुआ है। इसने जवाबन कहा, अभी तक वापस नहीं आए, न जाने ऐसा कौन सा काम था किसी को नहीं बताकर गए। सरिश पुलो परेशानी से बोली, कोई राब्ता हुआ तुम्हारे बाबा से? उन्होंने इधर उधर परेशानी से टहलते हुए यारम से पूछा, नहीं फ़ोन कर रहा हूँ मगर उठा नहीं रही। इसने परेशान और मुतफक्किर अंदाज में कहा, हर इनके साथ वाले सोफे पर बैठ गया। बहुत लापरवाह हो गए हैं तुम्हारे बाबा भी, बंदा बता कर तो जाता है। जरीश फरोश ने मसनूई नाराज़गी का इजहार किया। हमारे बाबा साईं लापरवाह नहीं, ये ना हो गांव से बाहर गए हों, वहाँ पर सिग्नल्स का बहुत मसला होता है, इसीलिए कॉल नहीं कर सके होंगे। मैं अभी फिर से कॉल करता हूँ, वो आपसे बात करवाता हूँ इनकी, आप परेशान ना हो। इसने उठकर प्यार से इन्हें तसल्ली दी। हाथ बलोच भी इनकी बातें सुनकर वहीं आ गया। इसके चेहरे पर भी परेशानी के साफ आ थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो खुद को नॉर्मल ज़ाहिर कर रहा था। वो अपनी माँ की परेशानी में नहीं देख सकता था। हाँ, तुम भी अपने बाबा साईं का नंबर मिलाओ, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। शरीफ फिरोज ने हाथ को कहा तो इसने उन्हें कॉल मिलाई, लेकिन इनका सेल ऑफ जा रहा था। वो बेचैन होकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सरदार साईं मदान खाने में चलें, आपसे ज़रूरी बात करनी है। हवेली के पहरादार ने वहाँ आकर नजरें झुकाई और पैगाम पूछे, कौन आया? वहाँ सरदार दूसरे कबीले से कुछ लोग हैं। मैं मर्दान खाने जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। हाँ, यारम बलोच ने जाते हुए पलट कर हाथ से कहा, अस्सलाम वालेकुम सरदार। इससे पहले कि यारम बलोच बाहर निकलता, मुंशी साहब अंदर आकर भीगे हुए लहजे में सलाम किया। हाद और यारम दोनों ने परेशान की नज़रों से एक दूसरे को देखा। मुंशी साहब का सलाम का जवाब दिया। आप भी चले मुंशी साहब हमारे साथ मर्दान खाने में, साथ वाले कबीले से कुछ लोग आए हैं। बाबा साहब भी यहाँ नहीं है तो आप चले हमारे साथ। यारम बलोच ने कहा, मगर मुंशी साहब सर झुकाए खामोश खड़े रहे। क्या हुआ, आप इतने खामोश किए हैं? हाद ने हैरानगी से पूछा। वो लोग जो बताने आए हैं वो मैं जान गया हूँ, मुंशी साहब रंदे लहजे में बोले। ये दिल दहला देने वाली रूह सा खबर सुनकर हाथ बलोच के हाथ से फ़ोन छूट कर फर्श पर जा गिरा। और यारम बलोच जैसा मजबूत सब का मालिक भी खुद को संभाल नहीं पाया था और कड़े का से ज़मीन बोस हो गया था। क्या हुआ है बाबा साईं को? चाहत जो ज़रिश बलोच की चीखें सुनकर नीचे आई थी। यारम बलोच को यूं शिकस्ता वजूद लिए देखा तो चलाई, बताए ना क्या हुआ है बाबा को? दिलावर बलोच ने मार दिया सरदार फलक बलोच को। मुंशी साहब के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनते ही ज़रिश बलोच के साथ चाहत की बुलंदो बाला चीहों ने हवेली के दर द्वार हिला दिए थे। हाथ भी फर्श पर घिर सा गया था। आज इन सब के सर से इनके शफीक बाप का साया छिन गया था। यारम जिसने अपने बाप के कहने पर अपने ख्वाब कुर्बान कर दिए, वही बाप न रहा। हाथ जिसने अपने बाप का साथ देना इनका हाथ पटाने के लिए अपनी तलीम को खैर आबाद कर दिया था, आज वही बाप का साथ इसे छूट गया था। ज़रीफ लोग जिसके सर का साइंस की ज़िंदगी के सुख दुख का साथी आज इस भरी दुनिया में तन्हा कर गया था। चाहत जिसने अभी बाप की मोहब्बत को फलक बलोच की सूरत में महसूस करना शुरू ही किया था कि आज एक बार वो फिर से यतीम हो गई थी। आतिश बलोच जो घर से निकला था, इसे अभी तक खबर ही नहीं थी कि फलक बलोच अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। फलक बलोच की मौत की खबर हवेली वालों के लिए किसी क़यामत से कम न थी। हंसता बसता घर पाल में मातम गदे में बदल गया था। तुमने गुलाबी कपड़ों में अभी किसी लड़की को इधर जाते देखा है? इसने एक बच्चे को रोका। पूछा, नहीं। इसने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में साय हिलाया, फिर तेज़ हवा से डरकर घर की तरफ भाग गया। आतिश बलोच हवेली से काफ़ी दूर निकल आया था सस्सी को ढूंढते हुए। कुछ औरतें कमर पर घटे टकाए शायद कुएं से पानी भरकर अब तेज़ी से वापस अपने घर की तरफ जा रही थी। सुने कि आपने सस्सी को देखा है? इसने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे। इसने इन गुजरती हुई औरतों को रोका। पूछा, उन्होंने भी नफ़ी में साय हिलाया। चलते हुए आतिश की नीचे नज़रें पड़ी और टूटी हुई गुलाबी कांच की चूड़ियों पर पड़ी। इसे अचानक इसकी आंखों के सामने सस्सी की वही चूड़ियां लहराई जो आज इसने पहनी हुई थी। आज पहली बार तो आतिश ने सस्सी के लिबास और इस पर गौर किया था। तभी
इसने हैरतज़दा नज़रों से इन टूटे हुए कांच के टुकड़ों को उठा कर देखा, फिर इधर-उधर नज़रें दौड़ाने लगा। कुछ दूर टीले के पास तेज़ हवा के बारिश उड़ता हुआ गुलाबी आंचल नज़र आए। वो फ़ौरन से पहचान गया और तेज़ी से इसकी तरफ भागा। ये तो सस्सी का दुपट्टा है। उसने दुपट्टे को पकड़ कर कहा, दिल में एक अनजाना सा खौफ बेदार हुआ जो इसे कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा था। क्योंकि इसने हमेशा सस्सी को सर पर दुपट्टा ओढ़ते देखा था। सस्सी सस्सी वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाया। रेगिस्तान में हवा के बायस इसकी आवाज़ दबने लगी। वो पागलों की तरह भागा, मगर इसे सस्सी कहीं दिखाई नहीं दी। अचानक ये टीले के साथ इसे ठोकर लगी तो वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका, मगर और बाल खाता हवा के नीचे की तरफ लढ़कने लगा। चारों तरफ रेत ही रेत थी। धूल का तूफ़ान उठ रहा था जो इसकी आँखों में चुभ रहा था। इसने अपनी आँखों को मसल कर इधर-उधर देखा। इस रेत में से कुछ उभरा हुआ महसूस हुआ। वो पाँव था जिसमें पायल थी। इसने दोबारा देखने की कोशिश की। शाम होने की वजह से कुछ वाज़िया दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे बढ़ा। अचानक हवा के तेज़ झक्कड़ चला जो सस्सी के बेजान वजूद की जब इसे दिखला गया। सस्सी इसके मसलशुदा वजूद को देखकर आतिशफ़िरोज़ की दिलदोज़ कैबज़दा चीख ने रेगिस्तान के ज़र्रे-ज़र्रे को हिला डाला। वो जैसे थम सा गया था। वो घुटनों के बल पूरे कस से गिरा। सस्सी इसके कँपकँपाते हुए होंठों पे हल्की सी जिंबिश हुई। आसमान भी रो पड़ा। अचानक बिजली की गर्ज चमक के साथ मूसलाधार बारिश बरसने लगी। आतिशफ़िरोज़ ने शानों से अपनी शाल उतारकर कँपकँपाते हाथों से इसके वजूद को लपेट दिया। बारिश के पानी में इसके आंसू भी शामिल थे। इसकी हालत पे आतिशफ़िरोज़ के साथ-साथ बरसते बादल भी खून के आंसू रो रहे थे। बरसती तेज़ बारिश के बायस और सस्सी की हालत को देखकर इसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। ऐसी गंभीर सूरत-ए-हाल में भी आतिशफ़िरोज़ ने अपने बिखरते हवासों को मुजतमع किया। बस वो फिर वो अपनी बदहवासी पर काबू पाया, उसे अपनी जीप में लेकर शहर के अस्पताल की तरफ निकल गया। अगर गाँव के किसी आम से क्लिनिक ले जाता तो ये खबर गाँव में जंगल में आग की तरह फैल जाती। बेशक वो अपना सब कुछ गँवा चुकी थी, मगर गाँव वालों के सामने वो इसे नज़रें झुकाए नहीं देख सकता। तभी इसने ये फ़ैसला लिया। वो 11 बलोच के दोनों दोस्तों डॉक्टर वहाज और डॉक्टर ज़ारा के नए अस्पताल में ले आया था। डॉक्टर ज़ारा प्लीज़ वापस आएँ, वो इसका ट्रीटमेंट करें जल्दी। आतिफ बलोच ने ससी के शाल में लिपटे हुए वजूद को बाहों में भर रखा था। डॉक्टर ज़ारा जो ड्यूटी ख़त्म किए घर को रवाना हो रही थी, आतिश बलोच की आवाज़ सुनकर ठटकी थी। तुम डॉक्टर यारम के भाई हो ना? उन्होंने आतिश फ़िरोज़ के चेहरे पर नज़र डालकर इसका जायज़ा लिया तो इसकी आंखों में शनासाई के रंग उतरे थे। जी मैं इन्हीं का भाई हूँ। अच्छा आइए मेरे साथ अंदर। इनकी तकलीद में तेज़ रफ्तार कदम उठाते हुए बढ़ा। इन्हें स्ट्रेचर पर डाल दें। अपना पेशेवराना अंदाज में बोली थी, आप इन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर चलें, मैं और आप ऑपरेशन की तैयारी करें। उसने ड्यूटी पर मौजूद नर्स और वार्ड बॉय से कहा, वो इसे अंदर ले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर्स और ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। आतिश तो पुलिस केस है, विक्टिम के साथ ज़्यादती की गई है। डॉक्टर ज़ारा आपके पास लाने का मकसद यही था कि बात पुलिस तक ना पहुंचे और आप इसका इलाज शुरू करें। डॉक्टर ज़ारा लब बेंच का वापस चलेंगे। अब अंदर इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, जबकि बाहर कॉरिडोर में इधर से उधर टहलते हुए वो खुद से बेनियाज बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन साथ इसके जहन में यही बात गर्दिश आ रही थी कि आखिर सस्सी के साथ ये सब किसने किया होगा। वो सोच सोच कर थक गया, दर्द से इसका सर फटने वाला हो गया था, लेकिन फिर भी कोई सिरा इसके हाथ नहीं आया था। वो सारी जगह गहरी सोच में गुम था। इसके अलावा पास सस्सी की सेहतयाबी की दुआएँ थी। इस सारे वाक़ये में का भी किसी को इल्म नहीं था और ना ही वो किसी को पता लगना देना चाहता था। टाइम इतना गुज़र गया कि इसे वहाँ से बेचैनी से टहलते हुए अभी तक डॉक्टर ज़ारा और नर्सिस में से कोई बाहर तक नहीं आया था। इसकी परेशानी और बेचैनी मज़ीद बढ़ गई। लेकिन फिर भी वो खुद से लापरवाह बना कॉरिडोर के कुछ 100 चक्कर लगा चुका था। कपड़ों पर लगे जा-बजा सस्सी के खून के नशानात भी अब जम चुके, लेकिन फिर भी इसकी नज़रें इमरजेंसी रूम की तरफ ही थी। आखिरकार इसका इंतज़ार खत्म, ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई। जब डॉक्टर ज़ारा बाहर आए तो वो जल्दी से भागकर इनकी तरफ गया। सस्सी कैसी है? डोंट वरी आतिश बलोच, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, मगर इसकी हालत बहुत बुरी है। कुछ देर के लिए होश में आई थी, बहुत चीख-चिल्ला रही थी खौफ से। और आपको शायद पता नहीं है कि ऐसे केसेस में लड़कियाँ कम ही बच पाती हैं। फिर अगर बच जाएँ तो इस कर्वनाक वाक़ये को याद कर के तल-तल मरती हैं। इनकी मेंटल कंडीशन भी अबतर हो सकती है। बार-बार वही सब याद करके इन्हें ठीक होने में भी कम से कम 1 हफ़्ता तो लगेगा। हम अभी इन्हें अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखेंगे। डॉक्टर ज़ारा ने इसे तफ़सील से आगाह किया। डॉक्टर क्या मैं सच्ची से मिल सकता हूँ? इसने दिल ही दिल में अपने खुदा का शुक्र अदा करते हुए पूछा। अभी पेशेंट होश में नहीं है, आपके मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन्होंने बताया, लेकिन मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। इसकी बेकरारी देखकर डॉक्टर ज़ारा को चंभा हुआ। पेशेंट आपकी, वो मेरी इज़्ज़त है डॉक्टर, इसने बात काट कर तेज़ी से बताया। वो बहुत बेताब था सस्सी को सलामत देखने के लिए। आतिश परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, हमने ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन उनको कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा ज़ख्मों की वजह से। किसी वक्त भी इन्हें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। तभी डॉक्टर वहाज भी वार्ड से बाहर आए। यूनिवर्सिटी के दौर से ही वो यारम बलोच को अच्छा जानता था।
इनकी अच्छी दोस्ती थी। आतिश से भी वो यारम के साथ 1-2 बार पहले मिल चुका था, वही से बहुत अच्छा लगा था। इसे इतना परेशान देखा डॉक्टर हाथ भी वहाँ दुखी हो गए। सरदार फलक बलोच की डेड बॉडी पुलिस वालों ने हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम करवाने के बाद हवेली पहुंचा दी थी। हवेली में इस वक्त आहो बका का तूफान बरपा था। आतिश बलोच जो शहर के हॉस्पिटल में मौजूद है, इसे यकत ख्याल है कि वो घर कॉल करके इतला कर दे कि आज वो किसी वजह से घर वापस नहीं आ पाएगा। उसने अपनी जीन्स की पॉकेट में से टुटुल का अपना मोबाइल लिया, लेकिन जैसे ही ऑन किया वो बिल्कुल डेड हो चुका था। बारिश का पानी इसमें बढ़ने की वजह से वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ मुझे कॉल करनी है। इसने रिसेप्शन में मौजूद रिसेप्शनिस्ट से कहा, जी कर लें। इसने फ़ोन का रुख इसकी तरफ किया। आतिश बलोच ने डायल पैड से यारम का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ये भाई साहब को क्या हुआ है? कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे? पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। इसने खुद कलामी की। इसने हाथ बलोच का नंबर लिया। तीसरी बार पर कॉल रिसीव कर, भाई साहब आज मैं किसी वजह से हवेली नहीं भी आ पाऊँगा। आतिश बलोच ने छूटते ही कहा, तुम्हें आज वापस आना ही होगा आतिश। अगर आज वापस नहीं आया तो इनका आखिरी दीदार करने से महरूम रह जाओगे। हाथ बलोच की गम में डूबी हुई आवाज़ सुनकर आतिफ बलोच दहल कर रह गया। क्या कह रहे हैं आप? अगर अपने बाबा की मैयत का कंधा देना चाहते हो तो लौट आओ जहाँ भी हो। फिर से गमज़दा लहजे में बोला। आतिफ बलोच को लगा कि इस मौसम में या तो इसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से, या फिर हाथ से बोलने में कुछ गलती हो रही है। इसे अपनी समाज पर यकीन करना दोबर हुआ। मुझे ठीक से बताएं भाई साहब। इस बार आतिफ बलोच ऊँची आवाज़ में चिल्लाया था। आतिश, हमारे बाबा हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हमसे बहुत दूर चले गए हैं। इतनी दूर कि इन्हें वहाँ से कोई वापस नहीं ला सकता। आतिश, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। फ़ोन पर दूसरी तरफ शिद्दत से कब्र से बिलबिलाते हुए जी हाँ, हैरत के मारे आतिश बलोच के हाथों से क्रेडल छूटकर रिसेप्शन के टेबल पर ठा के आवाज़ से गिरा। रिसेप्शनिस्ट ने चौंक कर इसे देखा, जो अभी कुछ देर पहले तो बिल्कुल नॉर्मल था। अब शिकस्ता वजूद उल्टे कदमों से चलता हुआ दीवार से जा लगा। इसके सर पर तो एक साथ गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। इसने फलक बलोच के होते हुए ज़िंदगी में कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं किया था। वो इसके कहने से पहले इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते थे। इसने आसूदा ज़िंदगी गुजारी थी। आज पहली बार इस मसाइब का सामना करना पड़ा था, और वो भी इतने बड़े मसाइब कि इसे अपना आप टूटता हुआ लगा था। अभी तो पहली मोहब्बत का पहला मीठा ज़रूर भी इसने अच्छे से महसूस नहीं किया था कि पहले कदम पर इसे ऐसा धचका लगा कि वो खुद को संभाल नहीं पाया था, कि एक और बाप की मौत की खबर ने तो इसके रहे सहे उतान भी हटा कर दिल कर रहा था किसी खाली जगह जाकर ऐसे दहाड़े मार मार के रोए कि ज़मीन और आसमां कांप जाएं। ज़ुबैदा रात गए तक ससी के घर आने का इंतज़ार करती रही। बलाहर वो खांसी से हामते कामते हवेली की दहलीज पे पहुंची, मगर वहाँ तो लोगों का तांता बंदा था। अंदर से मातम की सदाएं आ रही थी। ज़ुबैदा पहले ही ससी को लेकर परेशान थी, मगर जहाँ तो कुछ अनहोना देख कर और भी उलझ गई। वो हिम्मत की अंदर दाखिल हुई तो पता चला कि फलक बलोच को नागहानी मौत के घाट उतार दिया गया था। वह बहुत रंजीदा इनकी मौत का सरदार फलक बलोच का अपने मुलाजमीन के साथ, क्या हर फर्द के साथ बहुत रवैया बहुत अच्छा था, इसलिए सब दुखी थे। बीबी जी, आपको पता है ससी कहाँ पे यहाँ से निकली? अभी तक तो वो घर नहीं पहुंची। ज़ुबैदा ने सहमी हुई चाहत से पूछा। इसने भीगी आंखों से नफ़ी में सा हिलाया तो ज़ुबैदा दिल महसूस कर रह गई। वो हवेली से निकल कर वापस मोहल्ले की तरफ आई। इसकी सहेलियों के घर का दरवाज़ा खटखटाया, सबसे इसके बारे में पूछा, मगर कहीं से इसका कोई पता नहीं मिला। वो सारी रात यूं ही गलियों में मारी मारी फिरती रही इसे ढूंढने के लिए। डॉक्टर ज़ारा, क्या मैं सस्सी को यहाँ रख सकता हूँ? मेरी मजबूरी थी इन्हें यहाँ लाना, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्या डॉक्टर आप मेरी वापसी तक सस्सी की जिम्मेदारी कबूल करेंगी? आतिफ लोग नाम आंखों से इन्हें देखते हुए पूछा, क्या हुआ आतिश, कोई मसला है तो बताओ, मुझे अपनी बहनों की तरह ही समझो। डॉक्टर ज़ारा ने यारम बलोच को मद्देनज़र रखते हुए आतिश से भी प्यार भरे अंदाज में बात की थी। डॉक्टर ज़ारा, मेरे बाबा सही इस दुनिया में नहीं रहे। और रंजीदा लहजे में बोला। डॉक्टर ज़ारा ने इसकी सुर्खी माइल आंखों में देखा। ऐसा लग रहा था कि वो ज़ब्त के कड़े मराहल से गुजरा था, वो कभी भी रो पड़ेगा। डॉक्टर ज़ारा को इस खबर पर झटका बहुत अफसोस हुआ। ये सुनकर आतिश, आप सच्चे की तरफ से बेफिक्र हो जाएं, तुम जब तक वापस नहीं आते ये मेरी जिम्मेदारी। उन्होंने इसे तसल्ली मेरे अंदाज में कहा तो आतिश ने डुबडुबाई ममनून निगाहों से इन्हें देखा। शुक्रिया, वो भोजल आवाज़ में कहते तेज कदमों से लंबे लंबे डाक भरता हुआ बाहर निकल गया और जीप में बैठकर वापसी के सफ़र पर रवाना हो गया। असल सरदार वही कहलाता है जो दो कबीलों में फूट बरकरार रखे। मुंशी साहब, वो इस ताज़ाई अंदाज से हंसा, मगर सरदार, मुंशी ने बोलने की कोशिश की, तुम हमारी चालों को कभी नहीं समझ पाओगे मुंशी। हमारे जाल जाल में जो भी फंसता है वो सारी ज़िंदगी तड़पता रहता है, मगर कभी से निकल नहीं पाता। वह हबासे से मुस्कुराया। मुझे पता था कि फलक बलोच अपने बेटे के लिए सरदार दरावा से इसकी बेटी का हाथ मांगने जाएगा। मुझे सालों पहले में इन दोनों कबीलों के बीच दुश्मनी के कभी ना मिटने वाली दीवारें खड़ी कर देंगे। तो आज वो इतनी आसानी से अपने बच्चों का रिश्ता तय करके मेरी इन बनाई गई दीवारों को कैसे तोड़ देते? ऐसा कभी गुल बलोच होने नहीं देता। वो रोनक में इस अंदाज में बोला, मेरी नज़र थी अनाया पे। मैं फलक बलोच से रिश्ता मांगा था इसका। वो कमीना दिलावर बलोच से वखा कर ले गया।
मगर मुझे लगा था कि फलक बलोच गैरत में आकर इस दिलावर को कत्ल कर देगा, मगर वो ठहरा मन कहा में। वो तो अपनी बहन को खुश देखकर मुतमईन हो गया था, मगर मेरे सीने की आग कैसी ठंडी होती है अपनी मोहब्बत को दिलावर बलोच के पहलू में देख कर। मैंने फसाद की जड़ अपनी मोहब्बत अनाया को यत्म कर दिया अपने इन हाथों से। वो अपने हाथों को देखकर कर्व से बोला, फिर अचानक कहकर लगा कर हंस दिया। मुंशी को वो इस वक्त कोई पागल ही लगा था ऐसा कहते हुए। दिलावर का बहनोई मेरे रास्ते में खड़ा था, अनाया पर निशाना लगने नहीं दे रहा था, तो पहले मैंने इसका काम तमाम किया, फिर अनाया पे भी गोली चलाई। दिलावर बलोच ने सोचा कि गोली फलक बलोच ने चलाई, अपनी बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। हा हा हा, वो इस्तेज़ाई अंदाज में कहकर गाते हुए हंसा। मैंने सरदार फलक बलोच को कत्ल करके जो एक नई आग भड़काई है ना इन दोनों कबीलों के बीच, देखना वो आग कैसे भड़क कर आतिफशां का रूप दिखाती है। तुम हमारे हाथ बंदे हो जो हमेशा हमें दोनों कबीलों की खबर देते रहे हो, और हम अपने दुश्मनों को मिटाते रहे। ये लो तुम्हारे नाम। गुल बलोच ने नीले कड़कते हुए नोटों की गड्डी इसकी तरफ फेंकी। शुक्रिया सरदार। वो नोटों के गद्दे को चूम कर जेब में डालते हुए कमीनगी से मुस्कुराया। सरदार फतेहपुरोज की मौत को खबर ने गोट में एक क़यामत बर्पा कर दी थी। शरीफ बलोच अपने शोहर की मौत का गम सह नहीं पाई और गहरे सदमे में चली गई। यारम बलोच और हाद और आतिश तीनों इनकी मौत की वजह से गम से निढाल थे, मगर बदले और गुस्से की शदीद लहर इनके तन बदन में दौड़ते थे। हवेली में भी ताज़ियत के लिए गांव के लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। हर आंख इनके बेगना और अचानक मौत पर अश्क बार थी। सरदार फलक बलोच की मौत को 8 रोज़ हो गए थे। पंचायत बैठ चुकी थी। इंसाफ में सरदार सरकदा अफराद शामिल थे। पिछले 10 मिनट से जरगे में जमा सब लोग यारम बलोच का इंतज़ार कर रहे थे। अमेरिका से वापस आते ही उसकी दस्तारबंदी की महफिल सजाएगी और इसे सरदार बनाएगा। सरदार फलक बलोच ने इसकी रग रग में सरदारी भर दी थी। एक धूल हटाती हुई कई गाड़ियाँ और जीपें गांव के पंडाल में आकर रुकी थी। पहले तमाम मसला गार्ड्स उतरे, फिर दरवाज़ा खोला तो इसमें से 23 साला नौजवान यारम बलोच लिट्ठे के सफ़ेद कड़कड़ाते शलवार कमीज में मलबूस, शानों पर स्याह शाल ओढ़े, सर पर दस्तार बांधे पूरे जाहो जलाल से बाहर निकला था। इसके चेहरे पर बला के सर तासरात थे। घनी मूंछों तले नाबीला बाहम पेवस्त थे। बाप की जुदाई के हज़नों मलाल के तासरात इसके चेहरे से छलक रहे थे। दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर हाथ बलोच और आतिश बलोच भी इसकी तकलीद में बाहर निकले। यारम बलोच एक एक कदम ऐसे उठाता हुआ चाल कर इनकी तरफ आ रहा जैसे ज़मीन पर एहसान कर रहा था। सब इसके ज़ेर का देने वाली बारो शख्सियत से मरूब दिखाई दे रहे थे। ये कोई इन 3 भाइयों से पूछता कि वो कैसे दिन रात बदले की आग में जा रहे थे। वो ताकतवर थे, लेकिन मुकाबला गिरोह भी कोई कम ताकतवर नहीं था। मुकाबला टक्कर का था। सब अपनी अपनी निश्तें संभाल चुके थे। यारम बलोच जाहो जलाल समेत वहाँ पर जमान हुआ। कमीज़ के कफ फोल्ड किए, टांग पर टांग चढ़ाए वो सब पर छाया हुआ था। सबकी नजरें इसे होते हुए सरपंच की तरफ गई थी। सरदार दिलावर बलोच और सरदार यारम बलोच, यहाँ हम सब सरपंच सुलह की कोशिश कोई सूरत निकालने के लिए इकट्ठा हुए। हम नहीं चाहते कि मजीद कोई खून खराब हो। इस बात की सुलह सफाई से ख़त्म किया जाए। वह ठहरे हुए अंदाज में बोले, ये सालों पुरानी दुश्मनी को यहीं ख़त्म कर दो। हमारी तरफ से दुश्मनी ख़त्म थी। मेरे बाबा साईं की जान लेकर इसने फिर से दुश्मनी की शुरुआत की है। मैं कतई इसे माफ़ नहीं करूँगा। मेरा दिल तो करता है भरे मजमे में इसकी जान ले लूँ, तभी मेरे कलेजे में लगी आग बुझेगी। हाथ बलोच अपने सामने दिलावर बलोच को देखकर तैश में आकर खड़े होते हुराया, सरदार इसे खामोश करवाइए, पंचायत के फैसले में मत बोले। पंचायत के एक मुअज़्ज़िज़ और देर उम्र शख्स ने तीखे लहजे में कहा। हाथ यारम बलोच ने इसे बैठने का इशारा किया। हाथ बलोच खुद के गुस्से को जब्त करने के लिए अपनी मुट्ठी को ज़ोर से बींच लिया। मेरा दिल भी यही कह रहा है इस कमीने को शूट कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सज़ाए मौत हो जाएगी, मगर मरने से पहले इस कातिल को अपने हाथों से मार कर अपने बाबा की तड़पती हुई रूह को सुकून तो पहुँचा सकूँगा। आतिफ बलोच की पेशानी की रगें फूलने लगी थी। वह एक एक लफ्ज़ छुपाकर हाथ को देखते हुए बोला। वो दोनों साथ सामने बैठे दिलावर बलोच को तीखे चतूनों से घूर रहे थे। दिलावर बलोच का कहना है कि इसने फलक बलोच का कत्ल नहीं किया, लेकिन वहाँ कबीले के लोगों ने शमशीर और दिलावर को फलक बलोच पर गोली चलाते देखा है। सब गवाहान ने इसके खिलाफ गवाही दिया तो कायदे से सरदार दिलावर को ही गुनहगार माना जाएगा। सरदार दिलावर तुम्हें फलक बलोच के कत्ल के बदले मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। जरगे के सरदार ने यारम बलोच से कहा। रात को ही फलक बलोच के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी। एक गोली इनके सीने पर लगी थी जो शमशेर बलोच की बंदूक से निकली थी, मगर दूसरी गोली जो इनकी कनपट्टी में लगी जिससे इनकी आंख भी जाया गई थी और उन्होंने मौके पर दम तोड़ दिया, वो गोली सामने से नहीं दाएं तरफ से चलाई गई। जबकि मौका पर मौजूद कबाइल के लोगों ने बताया कि जाए हादसा पर शमशेर बलोच और दिलावर बलोच सामने खड़े थे। सोचने वाली बात यह थी कि साइड से गोली किसने चलाई। रात से यही सोच सोच कर यारम बलोच गुस्से से आग बगोला हुआ जा रहा था। इससे किसी तो और चैन नहीं मिल रहा था। हर कौन था इसके वालिद की मौत का असल जिम्मेदार।
वो जान चुका था कि सरदार दिलावर बलोच ने वो दूसरी गोली नहीं चलाई, लेकिन इसके अंदर भी सरदारों का खून दौड़ता था। मौके से फ़ायदा कैसे उठाया जाता है वो बखूबी जानता था। इसके मास्टरमाइंड में एक ख़्याल बिजली की मानद कौंधा और इस ख़्याल पर अमल दरामद करने का फ़ैसला किया। मुझे खून बहा में दिलावर बलोच की बेटी चाहिए। अचानक से यारा बलोच ने कहा तो मुकाबल कबीले से सरदार दिलावर बलोच तैश में आकर खड़ा हो गया। हार बलोच और आतिफ बलोच ने हैरत अंगेज नज़रों से अपने बड़े भाई को देखा कि आखिरकार वो ऐसा फैसला कैसे कर सकता है। बकवास कर बंद अपनी आया नया सरदार, तेरी हिम्मत कैसे मेरी बेटी का नाम भी लेने की। सरदार दिलावर और बलोच जोशीले अंदाज में यारम बलोच पर हमले के लिए आगे बढ़ा ही था। हाथ और आतिश इसके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। सरदार दिलावर बलोच के आदमियों ने भी बंदूकें तान ली। इन पर सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, हम यहाँ कत्ल व गारत घरी के लिए इकट्ठे नहीं हुए, जरगे के सरपंच ने बारह आवाज में कहा। तो सब तिलमिलाते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। यारम बलोच अपने खूबरू चेहरे पर बिला के पथरीले तासरात सजाए इत्मीनान से बैठा था। वो जानता था कि दिलावर बलोच के लिए उनकी बहन बेटी का जिक्र करना कैसे उनके तन बदन में आग लगाने का मुतरादिफ था। कत्ल मेरे बाबा साईं का हुआ है, तो ऑप्शन रखने का हक भी मैं रखता हूँ। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है दिलावर। यारम बलोच ने बर्फीले लहजे में कहा, या तो मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अपने बाप के कातिल को अपने हाथों से इस जरगे के सामने गोलियां से भून डालूं, या फिर ये अपनी बेटी मुझे खून बहा में दे। दिलावर बलोच की खून बहा में दी जाने वाली पैसों की ऑफर को ठुकराता हूँ मैं। इसका जो भी फैसला होगा वो जरगा मुझ तक पहुंचा दे। यारम बलोच दो टोक अंदाज में कहते हुए खड़ा हुआ। इसकी बात सुनकर जरगे में ऐसी खामोशी छाई जैसे सबको सांप सूंघ गया। इसके साथ हाथ बलोच आतिफ बलोच भी उठकर खड़े हो गया। अपनी जीप और गाड़ियों में बैठकर इस प्यासे रेगिस्तान को धूल उड़ाते हुए देखते ही देखते सबकी नज़रों से ओझल हो गए। इसके फैसले ने सरदार दिलावर बलोच के तन बदन में आग लगा दी थी। वो माहे भी आपकी तरह तड़प उठा था अपनी जान से प्यारी बेटी के बारे में सोचकर, जिस बेटी को इसने हमेशा सीने से लगा कर रखा और इसे हल्की सी हराश तक न आने दी। आज वो कैसे इसे अपने हाथों से अपने ही दुश्मनों को सौंप देता। जाने वो बदले में इसके साथ कैसा सलूक रवा रखते, यही सोच सोच कर इसके दिमाग की शरेआनें फटने लगी थी। ये गलत किया आपने। आपने मुझे आपसे कतई ये उम्मीद नहीं थी। आप कैसे हमारे बाबा साईं के मुजरिम को ऐसे छोड़ सकते हैं? हाथ बलोच वापस आते ही गुस्से से बिफर कर यारम बलोच से बोला और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इस वाक़ये के बाद तो वो ज़िद्दी, गुस्सैल और खुदसर हो चुका था। मेरी बात ध्यान से सुनो हाथ, ये पहली बार नहीं हो रहा। हर बार ऐसी बातों का फ़ैसला जेरगा ही करता है। इसको समझाते हुए यारम बलोच का लहज़ा कतरे नॉर्मल था। लेकिन मैं बेगैरत नहीं मान सकता। लोग क्या कहेंगे कि हमने अपने बाबा सिंह के कत्ल के बदले दिलावर से वनी ले ली। मुझे ये फ़ैसला कतई नामंज़ूर है। वो ज़हमी शेर की तरह दड़ा। हाथ बलोच गुस्से से सर झटका तन-फ़न करता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। भाई साहब, मैं भी हाथ भाई साहब की बात से मुत्फ़िक़ हूँ। आपने गलत फ़ैसला लिया है। आतिफ़ बलोच ने भी हफ़्की भरी लहजे में कहा, तुम लोग ना होश से काम लेते हो, ना जोश से काम लेते हो, ना होश से नहीं। हर बार दिल से काम लिया जाए ज़रूरी नहीं, कभी-कभार इंसान को दिमाग से भी काम लेना चाहिए। यारम बलोच ने आतिश की तरफ देखा, स्पार्ट अंदाज में कहा। तो आतिश बलोच ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मतलब? यारम बलोच ने सिगरेट निकाल कर अपनी घनी मूंछों तले नाप भी लबों में दबाई और इसे सुलगा कर धुआं हवा में उछाल दिया। वो सोफे की पूँछ से टेक लगाए कदरे पुरसुकूनदा अंदाज में टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। इसकी सरमई आँखों में सुर दौड़े नुमायाँ थे। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिर आतिश की तरफ देखा, बोला, मेरी रात डीएसपी साहब से बात हुई थी। याराम बलोच ने ठहरे हुए अंदाज में बात की शुरुआत कर दी। आतिश मविया से सुनने लगा। उन्होंने बताया कि एक गोली शमशेर बलोच की बंदूक से लगी और दूसरी गोली किसी और गन की थी। दिलावर ने गोली नहीं चलाई। बाबा साईं को कनपटी पर गोली दाएं जानब से लगी। मतलब वहाँ दिलावर और शमशेर के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद था। डीएसपी और बाबा साईं के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, जिनकी बिना पर उन्होंने सारी मालूमात से मुझे आगाह किया था। मैंने इन्हें फ़िलहाल कार्रवाई जारी रखने के लिए कहा है कि असल कातिल का खुफिया तौर पर सुराग लगाएं। सब यही माने हैं कि दिलावर ने कत्ल किया है, तो यही सही। वैसे तो वो मारकर भी अपनी बेटी हाथ को नहीं देता। मेरे बाबा साईं जो काम करने गए थे, अब इनकी अधूरी ख्वाहिश, वो काम मैं पूरा करूँगा। यारम बलोच की आंखों के गोशे भीगने लगे अपने बाबा साईं के ज़िक्र पर, मगर इसने खुद पर ज़ब्त किया। असल कातिल को तो मैं ढूँढ कर ही रहूँगा और इसे इसके इबरतनाक अंजाम तक भी पहुँचाऊँगा। लेकिन अब भी लोहा गर्म था, तो मैंने चोट कर दी और इस पे दिलावर और अब इस जरगे का मानकर अपनी बेटी बनी करनी ही होगी। वो खून का बदला खून देने से तो रहा है। वो लोग या तो रकम देते हैं या मनी। तो मैंने हाथ के लिए खुशियाँ खरीदी। बताओ क्या घाटे का सौदा किया? गहरा कश लेते हुए इत्मीनान से बोला है। ये मैंने कब कहा आपने घाटे का सौदा किया? मुझे नहीं लगता कि हाथ भाई सनका के लिए मारने गया। आतिश ने अपना ख्याल जाहिर किया। कैसे नहीं मानेगा? इसी के लिए तो बात करने गए होंगे बाबा साईं और इस दिलावर के पास। इसे इस फैसले को कबूल करना ही होगा। क्या वो दिलावर की बेटी से इस वाक़ये के बाद पहले जैसा रवैया रख पाएगा? कोई इससे मोहब्बत करता है, ऐसा तो खुद ही संभल जाएगा। अब इतना भी बेवकूफ़ नहीं जितना तुम इसे समझ रही हो। इसने मूँछों को ताव देते हुए कहा, कल इसका और दिलावर की बेटी का निकाह होगा। यार ने रसान से कहा। हाथ बलोच के
कमरे में जाने के बाद भी सुकून नहीं मिला, वो गुस्से से इधर-उधर चक्कर लगा रहा था। तभी उससे मोबाइल पर एक मैसेज नोटिफ़िकेशन मौसूल, इसने खोल कर देखा, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना हो, वही यानी वादा निभा कर तुम्हें याद हो कि ना हो, वो जो लुत्फ़ मुझ पे थे, बेशतर वो करम के था मेरे हाल पर। मुझे सब है याद ज़रा-ज़रा, तुम्हें याद हो कि ना हो, वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मज़े-मज़े की हकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना हो। कभी बैठे सब में जो रूबरू तो इशारतों से ही गुफ्तगू, वो बेयां शौक़ का बरमिला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो इत्तेफ़ाक से गरबहम तो वफ़ा जताने को दम बदम, गिला मलामत इक्कर बरा, तुम्हें याद हो कि ना हो। कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयान से पहले ही बोलना, तुम्हें याद हो कि ना हो। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि या ना हो। सुनो ज़िक्र है कई साल का, क्या एक आपने वादा था, सो निभाने का तो ज़िक्र किया, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कि कहा मैंने बात को, वो कोठे की मेरे दिल से साफ उतर गई। तो कहा कि जाने मेरी बला, तुम्हें याद हो कि ना हो। वो बिगड़ना वसल की रात का, वो न मानना किसी बात का, वो नहीं कि हर आन अदा, तुम्हें याद हो कि ना हो। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफ़ा, मैं वही मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। इसने हादिया की बेची गई गज़ल को देखकर अपना मोबाइल इश्तियाल अंगेज़ी से ज़मीन पर पूरी कुव्वत से दे मारा। आज कितने दिन हो गए हैं, हाद ने ना तो मुझे मैसेज किया, ना बताया कि इसके बाबा मेरे बाबा से मिले हैं या नहीं। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगा, होपफुली आपको नावल पसंद आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा तो यार चिल इट, एन्जॉय, सब्र करो, इसी पे कंप्रोमाइज़ करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आपको एपिसोड पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसमें उर्दू की गलतियों को यार यार ना थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा, इग्नोर